जय हिंद। दोस्तों, थंबनेल को देख करके आपको ये मालूम चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम दो सेक्टोरल फंड के ऊपर में चर्चा करने वाले हैं। एक है पीएसयू फंड और दूसरा है डिफेंस फंड। देखिए, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आप सभी को इस विषय में अच्छे से मालूम होगा, क्योंकि ये जो मामला है बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। लगभग इसे 6 महीने साल भर के आसपास में हो रहे हैं। 6 महीने साल भर पहले हमें देखने को क्या मिल रहा था कि दो सेक्टोरल फंड के बारे में हमें ये बताया जा रहा था कि पिछले 1 साल के दौरान, 2 साल के दौरान इन फंड ने 100% का रिटर्न दिया। और इस तरह से करके इन दोनों फंड के बारे में इतना ज्यादा प्रचार प्रसार किया गया कि जिन लोगों को इस फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, जिन लोगों को इस फंड की जरूरत नहीं थी, उन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया। समस्या यहाँ पे क्या है ना दोस्तों, कि ज्यादातर जो लोग हैं ना, वो म्यूचुअल फंड की पास्ट रिटर्न को देख करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। देखिए, अगर आप पास्ट रिटर्न को देख करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर परफॉर्मेंस को देख करके इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन जब भी आप पास्ट रिटर्न को देख करके किसी म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करते हैं तो बस एक बात का ध्यान रखिए कि आप जिस म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं वो सेक्टोरल थीमेटिक फंड तो नहीं है। अगर वो सेक्टोरल थीमेटिक फंड नहीं है, नॉर्मल म्यूचुअल फंड की स्कीम है, जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप फंड, इस तरह की जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड की स्कीमें होती हैं, इनमें आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों ही फंड को लेकर के जिस तरह का प्रचार प्रसार किया गया, रोजाना इस पर वीडियो बनाई गई, इन सारी चीजों को देख करके जिन लोगों को वाकई में इस फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी, उन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया। देखिए, मैं अपनी अक्सर वीडियो में कहता हूं कि मैं पर्सनली सेक्टोरल थीमेटिक फंड के फेवर में नहीं रहता हूं, मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कहता हूं कि आपको भी सेक्टोरल थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप किसी सेक्टर के बारे में अच्छे से जानते हैं, अच्छे से समझते हैं, तो आप बिल्कुल उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आगे आने वाले समय में उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, उसमें अच्छा खासा ग्रोथ आ सकता है, तो बिल्कुल आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल लोगों के साथ में होता क्या है ना दोस्तों, कि जो सेक्टर ऑलरेडी अपने पीक पर होता है, जो बहुत ज्यादा रिटर्न दे चुका होता है, उसी रिटर्न को हमें बताया जाता है और इन्हीं सारी चीजों को हम देख करके इन्वेस्ट करते हैं। तो जो ऑलरेडी पीक पर है, अगर हम पीक पर पैसा लगाएंगे तो वहां से गिरना तो लाजमी है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेक्टोरल थीमेटिक फंड ही गिरते हैं, नॉर्मल म्यूचुअल फंड की स्कीम भी गिरती है। जब स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है, जैसे अभी हम फिलहाल देख रहे हैं, तो अभी तो सेक्टोरल फंड गिरे हुए हैं, नॉर्मल म्यूचुअल फंड की स्कीम भी गिरी हुई है। तो इसमें फर्क क्या हुआ, आखिर अंतर क्या है इन दोनों में? तो देखिए, मेरे ख्याल से जो अंतर है वो ये है कि अगर आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड की स्कीम में अपना पैसा लगाते हैं, वो जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड की स्कीम है वो कई सेक्टर में अपना पैसा लगाते हैं, क्योंकि सेक्टर सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन पर उनको कोई भी मतलब कैपिंग नहीं होता है, वो कितने भी सेक्टर में अपना पैसा लगा सकते हैं। तो ऐसे में अगर उनको मालूम होता है कि कोई सेक्टर बुरा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो उस सेक्टर से वो एग्जिट कर सकते हैं। उनके पास और भी बहुत सारे सेक्टर का ऑप्शन रहता है। तो वो अपनी एक्सपर्टीज लगा के हर वो संभव कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपनी म्यूचुअल फंड की स्कीम को बूस्ट करें और इसको यहाँ से खड़ा कर पाए। लेकिन जो सेक्टोरल थीमेटिक फंड होता है, उसमें समस्या यह है कि वो एक ही सेक्टर में पैसा लगा सकती है, अपना मैक्सिमम लगभग 80% के आसपास पैसा तो उनको अपने सेक्टर में ही लगाना होगा, 20% ही वो अलग कहीं पैसा लगा सकते हैं। तो समस्या यह है कि जब किसी भी सेक्टर में कोई बुरी खबर आ जाती है, कोई सेक्टर नहीं चलता है, तो उस सेक्टर के जितने भी कंपनी होते हैं वो सारे ही नहीं चलते हैं। तो वो चाह करके भी अपने सेक्टोरल फंड को उठाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर सेक्टोरल थीमेटिक फंड में एक बार बुरा परफॉर्मेंस आ गया, तो ये कुछ दिनों तक नहीं, कुछ सालों तक नहीं, लंबे समय तक आपको बुरा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। इसलिए पर्सनली मुझे सेक्टोरल थीमेटिक फंड पसंद नहीं है, इसलिए मैं सेक्टोरल थीमेटिक फंड को अवॉइड करता हूं। देखिए, जब भी सेक्टोरल थीमेटिक फंड कभी आती है, इन्फो वगैरह आता है, तो मैंने वीडियो भी बनाया, लेकिन उन वीडियो में मैंने आपको साफ साफ ये बोला है कि आपको सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए तो क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और किन लोगों को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो मेरा मानना है कि नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए सेक्टोरल थीमेटिक फंड नहीं होता है, क्योंकि वो एक सेक्टर के बारे में अच्छी समझ नहीं रखते हैं। इस वजह से हमें सेक्टोरल थीमेटिक फंड से दूर रहना चाहिए। और आज की इस वीडियो के अंदर में जिन दो सेक्टोरल थीमेटिक फंड को मैं आपको दिखाऊंगा, वो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए होगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये दोनों ही फंड खराब है, ये दोनों ही फंड हाउस खराब है। ये जो दोनों ही सेक्टर में सिचुएशन भी फिलहाल चल रही है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं दो तरह के फंड आपको दिखाऊंगा, जो दोनों ही अलग अलग सेक्टर से होंगे। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, तो अब आप देख सकते हैं हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। और सबसे पहले हम एचडीएफसी डिफेंस के ऊपर में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, डिफेंस सेक्टर में दो फंड हमें देखने को मिलते हैं, एक है एचडीएफसी डिफेंस फंड और दूसरा है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड।
सबसे पहले मैं आप सभी को एचडीएफसी डिफेंस फंड का कुछ डिटेल दिखा दूं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एचडीएफसी डिफेंस फंड में आप लमसम भी नहीं कर पाएंगे और एचडीएफसी डिफेंस फंड में आप एसआईपी भी नहीं कर पाएंगे। आप सभी को अच्छे से याद होगा, जब ये एचडीएफसी डिफेंस फंड लॉन्च किया गया था तो इसके लॉन्च के कुछ दिनों के बाद ही इसमें लमसम पैसा इन्होंने लेना बंद कर दिया था और अभी कुछ महीने पहले की बात है, इन्होंने एसआईपी के माध्यम से भी पैसा लेना बंद कर दिया। यानी कि इसमें आप एसआईपी या फिर लमसम किसी भी माध्यम से अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। जिन लोगों ने पहले से एसआईपी रजिस्टर करके रखा है वही लोग इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो यार समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि कभी कभी एएमसी जो है ना, वो खुद से भी इशारा करती है कि भाई हमें इस फंड में पैसा नहीं चाहिए, हमें इस कैटेगरी में पैसा नहीं चाहिए। लेकिन लोग है कि लगे पड़े हुए हैं, उनके दिमाग में कील ठोक दिया गया कि भाई इसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करना ही है, और जिनको जरूरत नहीं भी थी उन लोगों ने भी पैसा इन्वेस्ट किया। एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं कि मैं एचडीएफसी एएमसी हाउस को यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये खराब है या फिर ये फंड खराब है। अपने अपने जगह पर सब सही है। देखना आपको ये जरूरी होता है कि क्या हमें इस तरह के फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या हमें इस सेक्टर में एक्सपोजर लेने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि हाँ जरूरत है तभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, वरना सेक्टोरल थीमेटिक फंड सब के लिए जरूरी नहीं होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं एक महीने की बात करूं तो लगभग 8% के आसपास में माइनस में रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं पे 6 मंथ में देख सकते हैं लगभग 24% से ज्यादा। एक साल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 5% का माइनस में रिटर्न तो देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इसके हाई से कैलकुलेट करूं कि अपने हाई से ये कितना गिर गया है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे क्रशर के पास 25 रुपए 21 पैसे एनएबी का प्राइस देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पे क्रशर यहाँ से शुरू करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी आपको लगभग 31% का गिरावट देखने को मिल रहा है और एनएबी में लगभग 7 रुपए 74 पैसे की गिरावट देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि एनएबी का प्राइस जो है वो अभी फिलहाल 17 रुपए 33 पैसे पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है और इसकी हाई जो है 25 रुपए 21 पैसे। यानी कि अपने हाई से ये लगभग 31% का गिरावट दिखा चुका है इस गिरावट में। तो सोचिए, जिन लोगों ने इसमें पैसा लगाया होगा और वो लोग जिनको इस फंड की जरूरत नहीं है उन लोगों ने पैसा लगाया होगा तो उनकी क्या हाल होगी। भाई मुझे जरूरत भी नहीं था, सिर्फ सुन करके इन्वेस्ट कर दिया। भाई मेरे जरूरत रहती, मैं सेक्टर को समझता जानता, मेरे पोर्टफोलियो में इसकी एक्सपोजर है तो चलो ठीक है वहां पे कि आपको जरूरत थी इसलिए आपने इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन जरूरत अगर नहीं होगी, उन लोगों ने भी अगर पैसा लगाया होगा तो उनका आज क्या हाल हो रहा होगा। अब आप कहोगे कि भाई एचडीएफसी डिफेंस फंड दिखा दिए, मोतीलाल का भी दिखाओ, कहीं उसमें कम गिरावट होगा। तो चलिए थोड़ा सा मोतीलाल ओसवाल भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं एक महीने का गिरावट दिखाऊं आपको तो आप देख सकते हैं लगभग 9% के आसपास का है। 6 महीने में आप देख सकते हैं लगभग 24% के आसपास का गिरावट है। लेकिन अगर मैं मैक्सिमम दिखाऊं, क्योंकि इस फंड को ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो आप यहाँ देख सकते हैं लगभग 30% के आसपास का गिरावट यहाँ पे भी देखने को हमें मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इसके हाई से काउंट करूं, जो इसका हाई लेवल है यहां से अगर मैं देखूं कितना गिरावट हुआ है, तो फिर आप देख सकते हैं कि लगभग 34.5% की गिरावट है। यानी कि एचडीएफसी डिफेंस फंड से ज्यादा ही गिरावट हमें मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड में देखने को मिल रही है। अब थोड़ा सा मैं आपको आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू फंड भी दिखा देता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि इसके लिए एक और वीडियो बनाऊं। तो आप यहां देख सकते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड, इसके बारे में भी खूब चर्चा हो रही थी। रोजाना हमें ये बताया जा रहा था कि इस फंड ने 100% का रिटर्न दिया, 100% का रिटर्न दिया। इस तरह की तमाम बातें हमारे सामने की जा रही थी। अब मैं यहाँ पे 1 साल का चार्ट लगाता हूँ और इससे 1 साल के चार्ट के दौरान इसका जो हाई लेवल है वहां से हम चेक करते हैं कि कितना हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। जहाँ पे मैं क्रशर, अभी मेरा क्रशर है, वहां पे देख सकते हैं 40 रुपए 48 पैसे के आसपास में एनईवी का प्राइस है। यहाँ से अगर मैं डाउन देखूं कि कितना डाउन हुआ है, तो आप देख सकते हैं लगभग आपको 23.25% के आसपास में डाउन देखने को मिल रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं कि अपनी एनएबी से इसने कितना, मतलब अपने हाई लेवल से कितना ज्यादा इसमें गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। अब सोचिए, जिसको इस फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी, वो अगर इस फंड में इन्वेस्ट किया होगा सिर्फ पास रिटर्न दे करके कि भाई मुझे भी अच्छा रिटर्न मिलेगा, मैं भी इन्वेस्ट कर लेता हूं, तो उसका क्या हाल होगा आप सोचिए। अगर आपको किसी सेक्टोरल फंड की जरूरत है तो मैं ये नहीं बोलता हूं कि आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये एएमसी खराब है, फंड खराब है। सभी फंड अपने जगह पर अच्छे होते हैं, सभी एएमसी अपने जगह पर अच्छे होते हैं। आपको देखना ये होता है कि क्या मुझे इस फंड की जरूरत है, क्या मेरे पोर्टफोलियो में इस सेक्टोरल फंड की एलोकेशन की जरूरत है। अगर आपको जरूरत लगता है, आपको समझ में आता है, तो बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जरूरत समझ में नहीं आता है, आपको जरूरत नहीं है, तो एक नॉर्मल इन्वेस्टर को बिल्कुल सेक्टोरल थीमेटिक फंड से दूर रहने की जरूरत है।
तो यही वो डिटेल थी दोस्तों, जिसको मैंने एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया कि फिलहाल अभी डिफेंस फंड में किस तरह की गिरावट हमें इस गिरावट में देखने को मिल रही है, और पीएसयू फंड में किस तरह की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। देखिए, अगर मैं और भी पीएसयू फंड चेक करूं, जैसे एसबीआई वगैरह का भी चेक करूं, तो कम बेस हमें इसी तरह की सिचुएशन देखने को मिलेगी, क्योंकि इनके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स होते हैं लगभग सिमिलर ही होते हैं, क्योंकि एक ही सेक्टर के ये हैं। तो फिलहाल हमें इस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर आपने अनजाने में इन्वेस्ट कर दिया तो तुरंत से आप विड्रॉल कर लीजिए, तुरंत से आप निकल जाइए। आप पहले एक बार इसको रिकवर होने दीजिए। जब आपका पैसा रिकवर हो जाता है, आपको लॉस नहीं होने लगता है, तो फिर अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उससे समझिए कि हमें क्या करना चाहिए। तो अच्छे से सलाह लेकर के ही अगर आपको विड्रॉ करना होगा या फिर और पैसा इसमें इन्वेस्ट करना होगा तो कीजिएगा। तो आशा करता हूं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाएं। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।